Hello my dear friends, once again I welcome you all on your online platform Success Mantra। तो जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण की क्लास में संज्ञा क्यों हमने अभी कवर किया, आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अलंकार। और अलंकार का ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसका मतलब है आने वाले पार्ट्स में आपको पूरी तरीके से इसे कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, अलंकार पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अलंकार क्या होता है, अलंकार के भेद क्या होते हैं और उन भेदों के बारे में हम विस्तार पूर्वक उनको परिभाषित करते हुए उनके उदाहरण के द्वारा उन्हें हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं अलंकार का और समझते हैं अलंकार, इसकी परिभाषा और इसके कुछ भेदों के बारे में। ठीक है, तो पहला है हमारा अलंकार। हम आते हैं अलंकार में। तो अलंकार को अगर हम देखें तो अलंकार को का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इसका संधि विच्छेद होगा अलम और कार। ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है अलंकार, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण या इसे हम कह सकते हैं सजावट, सजावट या श्रृंगार। ठीक है, और कार का अर्थ होता है करने वाला, कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात अगर हम यहाँ पर देखें अलंकार को तो हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि अलंकार वह चीज है जो किसी चीज में सजावट लाती है। अब यह सजावट किस में ला रही है, तो यह सजावट साहित्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो ये काव्य सौंदर्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है इसका प्रयोग, काव्य सौंदर्य के लिए, काव्य सौंदर्य के लिए। इसीलिए कहा गया है कि अलंकरोति इति अलंकारा। क्या कहा जाता है, अलंकरोति, अलंकरोति इति अलंकारा, अलंकारा मतलब जो अलंकृत कर रहा है वही क्या है, वही अलंकार है। अब ये जो अलंकरण है ये किसमें किया जा रहा है, जैसे कि अगर आप बात करें तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपने आप को अलंकृत करता है आभूषणों से, ताकि उसके जो शारीरिक सौंदर्य है, उसका जो आकर्षण है वो बढ़ जाए। उसी प्रकार से काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है ताकि उसके सौंदर्य को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में अगर हम इसे समझे तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द हैं वही अलंकार कहलाते हैं। क्लियर है, यानी कि इससे अगर हम एक निष्कर्ष निकालें तो हमें क्या समझ में आता है कि अलंकार काव्य को रमणीयता प्रदान करते हैं, उसे सुशोभित करते हैं, उसको अलंकृत करने का काम करते हैं। तो परिभाषा के तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं वही अलंकार कहे जाते हैं, और अलंकार का मेन उद्देश्य होता है कि वो काव्य को अलंकृत करें, उसके सौंदर्यात्मकता को, उसकी रमणीयता को बढ़ाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं अलंकार के भेद। अब अलंकार के सामान्यता हमने दो भेदों के बारे में यहाँ पर पढ़ा है, लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं कि जो भोजराज जी हैं उन्होंने अपनी एक व्याकरण की बुक लिखी थी जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। उसमें उन्होंने एक तीसरे प्रकार के अलंकार के बारे में चर्चा की है जिसे हम कहते हैं उभय अलंकार, जो हमारे लिए बहुत विशेष रूप से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझे रहिए कि कुल 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, कुल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम मुख्यतः बात करें तो मुख्यतः आपके 2 ही प्रकार के अलंकारों के बारे में चर्चा सामान्य रूप से की जाती है। ठीक है, चलिए अब इन्हें समझते हैं कि कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से हैं इनको हम समझ लेते हैं। तो पहला है आपका शब्दालंकार। पहला कौन सा है, शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार, अर्थालंकार। और तीसरा है आपका उभयालंकार। ठीक है, इस उभयालंकार के बारे में भोजराज जी ने, भोजराज ने अपने एक व्याकरण रचना जिसका नाम क्या है, सरस्वती कंठाभरण, इसमें इसके विषय पर इन्होंने लिखा है। ठीक है, उभयालंकार के बारे में बताया है। अब उभयालंकार को हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्योंकि इसके विषय में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में
नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे एग्जाम से भी रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक, तो एक सामान्य तौर पर मैं आपको बताता हूँ, शब्द अलंकार का मतलब हो गया जो शब्दों द्वारा अलंकृत हो, अर्थालंकार जो अर्थों द्वारा अलंकृत हो, और उभय अलंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाए, है ना, और उसकी वजह से काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उभय अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द व अर्थ दोनों के आ जाने से सौंदर्यता आ जाती है हमारे काव्य में, जिसे हम उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम शब्दालंकार और अर्थालंकार को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शब्दालंकार। अब यदि शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार नाम से ही क्लियर है कि शब्द के द्वारा जहां पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर परिभाषित करना चाहें तो क्या कैसे करेंगे, जहां पर शब्दों के माध्यम से काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब ये शब्दालंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दालंकार कुल 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यह 7 प्रकार के होते हैं। अब ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं, अब आप कहेंगे हमने तो अभी तक 7 प्रकार पढ़े ही नहीं है ना, क्योंकि मुख्यतः जो है वो अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में ही हम चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुल 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो 3 को हम मुख्यतः पढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर समझ लेते हैं उन सभी के नाम। पहला कौन सा है, पहला है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है यमक अलंकार, यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार, तीसरा कौन सा है, श्लेष अलंकार। चौथा है आपका वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, पांचवा है वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार। छठा है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और सातवां है पुनरुक्तावदाभास अलंकार। तो ये कुल 7 प्रकार के आपके शब्दालंकार होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी भी हम वक्रोक्ति और विप्सा को भी यहाँ पर साथ में समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला हम यहाँ पर देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अब यदि अनुप्रास अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार को परिभाषित किस प्रकार से किया जा सकता है कि जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार को हम कैसे समझ सकते हैं, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। और अनुप्रास अलंकार के भेदों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब ये भेद कौन कौन से हैं, आइए इस पर बात करते हैं। तो पहला भेद है आपका छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। ठीक
ठीक है, छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। चौथा है अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। और पांचवा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये कुल आपके 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। अब आइए एक एक के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? पहला है हमारा छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है? देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा, छेकना। ठीक है, और छेकना का अर्थ क्या होता है सामान्यतः? किसी किसी चीज को घेरना। ठीक है, आपने सुना होगा ना, गांव में कहते हैं कि इसको छेक लिया। छेक लिया मतलब उसे घेर लेना, उस पर कब्जा कर लेना, है ना। सामान्यतः हम क्या कहते हैं? इसे कब्जा कर लेना। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? छेकना। इसी तरीके से जब शब्द यानी कि जहां पर कोई वर्ण केवल 2 बार आए वहां पर छेकानुप्रास होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये जो 2 बार आने वाले शब्द हैं, 2 बार आने वाले जो वर्ण हैं, वो स्वरूपता और क्रम से आते हैं। ठीक है, यानी कि लगातार आ रहे हो, एक के बगल में दूसरा वर्ण हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 फ्रेंड होते हैं, आप बेंच पर बैठे, तो आप थोड़ा लेट आ रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड से क्या कहते हैं कि तुम जो है यहाँ पर अपनी सीट ले लेना और यहाँ पर अपना बैग रख लेना और वो जगह छेक लेना। ठीक है, ताकि जब मैं आऊँ तो वो मुझे मिल जाए। ठीक, वहां पर मैं बैठ जाऊँ। तो दोनों आसपास ही बैठेंगे, है ना। जैसे कि आप बसों पर देखते हैं लोग ऐसा करते हैं, ट्रेनों पर ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने बगल की सीट को कब्जा कर लेते हैं, उसे घेर लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर वर्णों की बात की जा रही है, वर्णों की बात की जा रही है। तो इसे परिभाषित कैसे हम कर सकते हैं कि जहां पर कोई वर्ण, जहां पर कोई वर्ण स्वरूपता, जहां पर कोई वर्ण स्वरूपता एवं एवं क्रमतः 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, वहां पर छेकानुप्रास होता है, वहां पर छेकानुप्रास होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई वर्ण स्वरूपता और क्रमता 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, लगातार उन वर्णों का प्रयोग 2 बार किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जो अलंकार होगा वो आपका छेकानुप्रास होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं वरदंत की पंगति कुंदकली। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति लगातार क्रमशः 2 बार हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? 2 बार हो रही है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर छेकानुप्रास है, यानी कि एक का दूसरे का के स्थान को क्या कर रहा है? घेर रहा है, छींक रहा है। क्लियर है? जैसे हम कह सकते हैं दम के द्वितीया द्वितीय दामिनी, जो है ना। तो यहाँ पर आप देखिए दू और दू का जो प्रयोग है, यानी दा और दा वर्ण जो है वो लगातार आ रहे हैं, वो एक के बाद एक आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये स्थान को घेरने काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दम के द्वितीया द्वितीय दामिनी जो, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दा का जो प्रयोग है वो क्या हो रहा है? वो क्रमशः लगातार हो रहा है। क्लियर है? आई होप आपको छेका अनुप्रास समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, अब वृत्त्यानुप्रास का मतलब क्या होता है? तो वृत्त का अर्थ होता है, यहाँ पर जो वर्ण है वृत्त, वृत्त का अर्थ होता है वर्ण, वृत्त का अर्थ क्या होता है? वर्ण होता है। तो वृत्त्यानुप्रास को हम अगर परिभाषित करें तो कैसे कर सकते हैं? जहां किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो। ठीक है, वृत्तियों के अनुसार हो। जैसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो, वृत्तियों के
अनुसार हो, वहां पर वृत्तानुप्रास होता है। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल को हम समझे तो चारु चंद्र की, उदाहरण के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चा वर्ण की जो आवृत्ति है वो लगातार हो रही है। ठीक, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचा है ना, ये भी आपका इसी में आ जाएगा। तो आई होप आपको प्रत्यानुप्रास भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। लाटानुप्रास को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जहां वर्ण, शब्द या वाक्य, कॉमा आदि के अंतर करने से अर्थ बदल जाते हैं, अर्थ बदल जाते हैं, वहां पर लाटानुप्रास होता। कैसे, इसको हम समझते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देखें, मांगी नाव न केवट आना। ठीक है, और दूसरी पंक्ति हम देखते हैं, मांगी नाव न केवट आना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमा के आ जाने से क्या हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है मांगी नाव। ठीक है, मतलब कि आप नाव मांगी, ना केवट आना, केवट नहीं आना, ये हम कह रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, मांगी नाव न, कि नाव नहीं मांगी है, केवट आना, केवट को बुलाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कॉमा लग जाने से क्या हो रहा है, उस कॉमा लग जाने से उस शब्द का जो अर्थ है वो बदल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार हो रहा है। जैसे हम कह सकते हैं, वही मनुष्य है, वही मनुष्य है जो, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो मनुष्य शब्द आए हैं, लेकिन दोनों में अर्थ का अंतर है। कैसे, वही मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य का प्रयोग मनुष्यता के लिए किया गया है, कि मनुष्यता वही है जो मनुष्य, यानी कि यहाँ पर हमने मानव की बात की है, जो मानव के लिए मरता है उसी को हम मनुष्यता कहते हैं। तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। इसका मतलब एक मनुष्य का अर्थ क्या हो रहा है, वो परिवर्तित हो जा रहा है और उसका अर्थ मनुष्यता से हम ले रहे हैं, जबकि दूसरे का मानव के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका लाटानुप्रास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका अंत्यानुप्रास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों, ये आपका इसलिए मैंने एक ही उसमें कर दिया है, लेकिन इसको समझ लेते हैं, है ना, कि अंत्यानुप्रास होता क्या है। तो जहां पर देखिए अंत्य, यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर इसको हम तोड़ें तो इसका मतलब क्या होगा, अंत्य धन अनुप्रास, अंत धन अनुप्रास। तो अंत यानी कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति अंत में हो रही होती है, तो हम क्या कह सकते हैं, जहां पर वर्णों की आवृत्ति अंत में हो, अंत में हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, जैसे कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सोभात। ठीक है, बिहारी जी की लाइन है, क्या कहते हैं, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, लजियात। ठीक है, भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो
बात। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वर्ण जो ता वर्ण है उसकी आवृत्ति अंत में हो रही है, लगातार हर शब्द में अंत में आ रहा है। कहत में देखिए ता लास्ट में, नटत, रीझत, खींचत, मिलत, खिलत, है ना। तो ता वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार कहाँ पर हो रही, शब्द के अंत में हो रही है, उसकी आवृत्ति अंत में हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अंत्यानुप्रास कहेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। श्रुत्यानुप्रास को समझ लेते हैं कि जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से अनेक वर्णों का उच्चारण हो रहा हो। क्लियर, जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान से अनेक वर्णों का उच्चारण हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे कि दीनांत थे दीननाथ, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। दिनांत थे दिननाथ, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उच्चारण स्थान है वो एक ही है, लेकिन वहां से अनेक वर्ण यहाँ पर उच्चारित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने इस वीडियो में क्या क्लियर किया, इस वीडियो में हमने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। फिर उसके हमने भेद देखे, 7 भेद होते हैं, उनमें हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में विस्तार से यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रही है, आपको समझ में आ रही है, देन प्रेस द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले जो आपके वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। यहाँ पर हम अभी हिंदी की सीरीज कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एनसीईआरटी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 to 12 की हम एनसीईआरटी को भी इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी को हम कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपके यूपीएससी यूपीपीएससी से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन सीरीज भी चला रहे हैं उसको भी हम चलाएंगे। ठीक है, वो भी आपको आने वाले समय में सब्जेक्ट वाइज मिलती रहेगी। इसके साथ हम विषय को भी यानी सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके आने वाले अगले पार्ट में जिसमें हम यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और उनके भेदों के बारे में भी हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।